नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रताप चौधरी। आज हमारे खास कार्यक्रम बी इंस्पायर्ड के तहत हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि फरीदाबाद में समाज सेवा करते आए हैं और काफ़ी सक्रिय रूप से वो शहर में एक्टिव रहते हैं। पिछले लगभग 12-13 वर्षों से एक संस्था चला रहे हैं और उस संस्था का नाम है मिशन जागृति। मिशन जागृति संस्था जो है फरीदाबाद में कई तरह की ड्राइव्स को चलाता है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का हो गया, ड्राइंग कंपटीशन का हो गया, शहर में साफ़ सफाई का हो गया। कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, तब मिशन जागृति की टीम शहर में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। तो आज ऐसे ही मेहमान हैं हमारे साथ मिशन जागृति के संस्थापक परवेश मलिक जी। परवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू प्रताप जी। परवेश जी, एज ए समाज सेवी के नाते, और हम देखते हैं कई लोगों को और कई सारी संस्थाएं हैं जो फरीदाबाद शहर में काम कर रही हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम उस टीम को तो देखते हैं, लेकिन उस टीम के या उस संस्था के जो लोग हैं उनके चैलेंजेस के बारे में लोगों को नहीं पता चलता है। तो मैं चाहूँगा आज हमारा जो कार्यक्रम है बी इंस्पायर्ड, इसमें हम शहर के उन लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उन लोगों का साक्षात्कार करते हैं जो कि समाज हित के लिए काम कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उनमें से एक हैं जिनको हमने इन्वाइट किया आज अपने स्टूडियो में। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि आप एक्चुअल में हैं क्या, आपके ये लाइन कैसे रही, आपके क्या पढ़ाई की है आपने। मैं चाहूँगा कि एक व्यक्तिगत रूप से आप अपने दर्शकों को ये बताएं कि आप एक्चुअल में हैं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी, और पूरी न्यूज़ एनसीआर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि बीइंग इंस्पायर, मैं नहीं मानता कि अभी उस मुकाम पर पहुँच गया हूँ, लेकिन आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पला बड़ा फरीदाबाद में ही हूँ, हालांकि जन्म मेरा ज़िला सोनीपत है, गांव भैंसवाल कलां, वहाँ से हूँ। और मम्मी पापा भाई बहन भरा पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं जी। और अभी फ़िलहाल मैं अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम करता हूँ जी। मंडे से लेकर फ्राइडे हमारा काम होता है, कभी कभी सैटरडे भी होता है। एक दिन जो बचता है उसमें फिर समाज सेवा और घर भी जी। तो ये बचपन से ही शौक रहा है, माँ बाप का आशीर्वाद रहा है, उनके संस्कार रहे जी। तो बस इसी कड़ी में करते करते, जैसे आपने बताया, 13 साल हो गए जी जी। परवेश जी, समाज सेवा, नौकरी और परिवार, इन सब के बीच में कैसे बैलेंस बनाते हैं? बैलेंस बनाना तो पड़ता है, असल में ये एक जुनून हो गया है। मैंने एक जगह पढ़ा था कहीं पर कि ये मौत उनकी जिनका दुनिया करे अफसोस, यूं तो आए दुनिया में सभी मरने के लिए जी जी। तो मुझे लगा कि परमपिता परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, तो क्यों ना समाज को, देश को भी वापस दिया जाए। और बस यही सोचकर ये काम किया। और इसमें बैलेंस में मेरा परिवार, मेरी अर्धांगिनी नीतू मलिक और मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बस उनके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से ही ये लगातार काम किया जा रहा है। परवेश जी, अब बात करते हैं आपकी संस्था की। मिशन जागृति संस्था प्रसिद्ध है फरीदाबाद शहर में, प्रशासन से लेके एक आम व्यक्ति हर कोई संस्था के बारे में जानता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि मिशन जागृति संस्था किन किन ड्राइव्स पे काम कर रही है शहर में आजकल? मिशन जागृति संस्था का जो मेन मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि इसका नाम ही है मिशन जागृति, हमारा काम है लोगों को जगाना जी। तो जगाने के माध्यम से हमें लगा कि जो सबसे जो बड़ी बात है वो है शिक्षा की। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी शिक्षित नहीं हैं जी। और मुझे लगता है कि यदि गरीबी के दलदल से कोई सीढ़ी बाहर निकाल सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की सीढ़ी। इसके लिए हमने मिशन जागृति के इस कोरोना काल से पहले लगभग 7 स्कूल हम चलाते थे
फरीदाबाद के अलग अलग एरिया में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या जो बड़े हैं उनको लिखना पढ़ना नहीं आता। फिर हम चिकित्सा के क्षेत्र में हमने लगातार टीबी, HIV, कैंसर जैसे मुद्दों के ऊपर लोगों को सिखाया कि कैसे बचा जा सकता है। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। परवेज जी, देखिए शहर में कई तरह के मुद्दे हैं, कई सारे काम भी हैं जो होने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुए। कई बार प्रशासन और राजनीति के बीच में भी ये चीज़ें फंस के रह जाती हैं। तो हम आज राजनीति और इन सब चीज़ की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक संस्था के मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। समाज सेवा कई तरह की होती है। समाज सेवा में अब आप जो प्रशासन नहीं कर पा रहा है उन काम को भी आप लोग करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो गलियों की सफाई हो गई, सीवर के काम हो गए, गरीबों के लिए कुछ उत्थान के काम हो गए, महिलाओं के लिए हो गए। मैंने अक्सर देखा है कि आपकी जो टीम है वो जो क्लस्टर एरियाज जो होते हैं, जो झुग्गी बस्ती होती है, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, खाने को रोटी भी नहीं मिल पाती है, तो उन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? उनमें खासकर महिलाओं के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था। जैसे हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि एक 2 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना हो जाती है, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी हो जाती है। तो उसमें हमने एक सर्वे किया, लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों का सर्वे किया था फरीदाबाद के अंदर, कि आखिर ये क्यों होता है। हमने लोगों से ही पूछा और ये कैसे रुक सकता है उसके बारे में भी पूछा। तो उसमें जो तथ्य निकल कर आए उसी का आधार बनाकर फिर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, बिटिया। उस बिटिया प्रोजेक्ट में हम अलग अलग स्थानों पर झुग्गी बस्तियों में, गाँवों में, स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर खुली परिचर्चा करते हैं कि लोगों को संवेदनशील बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में हमने अभी कोरोना काल में ही बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में एक आत्मनिर्भर कौशल विकास केंद्र शुरू किया, जहां पर लगभग 80 महिलाएं, बेटियां खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं। वो आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रही हैं, वो सिलाई सीख रही हैं, वो योगा सीख रही हैं। तो ये हमारा कार्य लगातार जारी है। देखो, एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा क्यों है? हमें बेटी को बचाने की आवश्यकता क्यों है? हम ये क्यों कहते हैं कि हमें बेटी को बचाना चाहिए? बिल्कुल प्रताप जी, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर है और बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। और जो मिशन जागृति करती है वो यही बेटियों को आत्मनिर्भर बनाती है, बेटियों कोई बचाने की चीज़ नहीं है। तो हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, हमारे लगभग 400 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं, तो वो ये सिखाते हैं कि आप जो बेटी को बार बार रोक रहे हो, टोक रहे हो, क्या आपने कभी अपने बच्चों को, बेटों को भी टोका है? तो यदि बेटों को समझदार बना दिया, बेटों को जगा दिया, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि जो मानसिकता है लोगों की, उस मानसिकता को सकारात्मक करने की आवश्यकता है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन हम बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ क्यों नहीं कह सकते? बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया कही। और काश कि आपकी ये बात सरकार तक पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। सरकार अगर इस नारे को बदल कर ये जो अभी आपने बात कही, तो मैं इसकी काबिल तारीफ करता हूँ। परवेज जी, देखिए शहर में आप समाज सेवी हैं, इसलिए मैं आपसे इस तरह के सवाल कर रहा हूँ क्योंकि शहर को ज़रूरत है। बिल्कुल, फरीदाबाद को ज़रूरत है। फरीदाबाद सबसे पहले हमारे लिए बेसिक फरीदाबाद है। जब हम घर में अपने घर को साफ करेंगे तो ही हम कहीं और मूव कर सकते हैं, कहीं और जाके काम कर सकते हैं। जायज़ बात। आजकल मैं देख रहा हूँ कि फरीदाबाद में एक मुद्दा है जिसको बहुत कम हाईलाइट किया जाता है और बहुत कम दिखाया भी जाता है, चाहे वो मीडिया के थ्रू ले लो। बेकारी की जो है भिक्षावृत्ति, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है शहर में। आप देखें, लाल बत्ती हो गई, मंदिर हो गए, कुछ चौक चौराहे हो गए, हर जगह आपको भिखारी मिलेंगे। लेकिन किसी भी संस्था ने, मुझे नहीं लगता कि फरीदाबाद में इनके ऊपर कोई ड्राइव शुरू की हो। तो आपका इनके लिए क्या विचार? बहुत बढ़िया बात कही है प्रताप जी, और मुझे लगता है कि आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमने फरीदाबाद शहर में हजारों संस्थाएं हैं, उन सभी को एक लाइक माइंडेड जो संस्थाएं हैं
उन सभी संस्थाओं को एक करने के लिए मैं पिछले कई सालों से प्रयास कर रहा था। तो इसमें हमने एक कॉन्फेडरेशन बनाई है। तो उस कॉन्फेडरेशन में जो वास्तव में संस्थाएं धरातल लेवल पर काम कर रही हैं उन सबको लेके आ रहे हैं। और हमारी परसों ही मीटिंग हुई है और हम शायद कल या परसों में इस जो आपने ये मुद्दा उठाया है कॉन्फेडरेशन की तरफ से, चाहे वो मिशन जागृति करे या कोई और संस्था करे, हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा एक अवेयरनेस कैंपेन इसका शुरुआत कर रहे हैं। और हमने इसके पूरा एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, जिसको बहुत जल्दी ही एक बार शुरू करने के बाद प्रशासन से या डीसी साहब से बैठ के बात करेंगे। प्रवेश जी, क्या होता है कि अभी हमारी टीम के सहयोगी हर्षवर्धन जी ने शहर में जाके इनको कवर करने की कोशिश की, तो वहाँ पर जब हमने वो रिपोर्ट देखी तो उसमें कई तरह के मुद्दे हैं। भिखारियों के भी अलग अलग, सबकी कुछ ना कुछ उनकी एक व्यथा है। कोई कहती है उन्होंने एक बच्ची से बात करी जो कि 14-15 साल की बच्ची थी, वो कहती है कि पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि हमारे पास तो खेती नहीं है, जबकि शहर में संस्थाएं काम कर रही हैं। और कई लोग ना, इसमें मैं आपको बताऊं कि भिक्षावृत्ति में कई ऐसे लोग हैं जो शारीरिक तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, जो काम कर सकते हैं, लेकिन वो उनको इसमें मज़ा आने लगा है। मज़ा आने लग गया। अच्छा, जिला प्रशासन की तरफ से भी ऐसा कोई इनके लिए कोई योजना नहीं आई है फरीदाबाद में कि उनको रोजगार परक बना सके? तो आप जो ड्राइव शुरू करने की कह रहे हैं, उसमें इनके लिए क्या योजना है, क्या सोचा हुआ आपने? उसमें हमने अब सबसे पहला उसका जो स्टेप होगा, उसमें हमने ये सोचा है कि सबसे पहले तो हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बहुत सारे व्यक्ति की ये भिक्षावृत्ति जो है ना, वो इच्छा सी वैसी बन गई है। तो और कुछ एक गैंग भी काम कर रही है। कुछ लोगों को उनके माँ बाप बैठे हैं, उनको आराम से मिल जाते हैं। हमने जब छोटा सा एक सर्वे किया तो लगभग 500 से 1000 रुपये दिन का वो एक व्यक्ति ले आता है। तो 1000 रुपये यानी कि 30,000 रुपये महीने के हो गए। एक आज के दौर में एक युवा को 15-20 हज़ार की नौकरी लेने के लिए भी कई बार पापड़ बेलने पड़ते हैं जी। तो ये इसका एक तो ये हमने देखना है कि कौन कौन किस तरह से व्यक्ति हैं। दूसरा, उनको एक रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है। आज भी फरीदाबाद में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो खाना खिलाते हैं। हम उन संस्थाओं से कॉन्टेक्ट करेंगे, प्रशासन से बातचीत करेंगे कि फरीदाबाद में कुछ चिन्हित स्थान कर दिए जाए ताकि जरूरतमंद को, भूखे को वहाँ मिल जाए एटलीस्ट एक बेगर्स होम तो बने। बिल्कुल। दूसरा, रोटी होगी जी। कपड़े बहुत सारे लोग हैं आज भी कपड़े बांटते हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं। और मकान भी आज भी, जैसे आपने बताया, फरीदाबाद में ही सेक्टर 50 डब्बा कॉलोनी में सरकार ने बना रखे हैं, कोई जाता ही नहीं है। तो सबसे जो जरूरत है वो जगाने की जरूरत है, समझाने की है। जी जी। तो ये तो रही शहर की समस्याएं जो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी? हाँ, हमारा जैसा कि आपने ये बताया कि जैसे ये भिखारियों के बारे में बताया, ऐसी ही कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होती हैं। मैं एक बार जा रहा था, रास्ते में तो एक बुजुर्ग मिल गए जी। तो उन्होंने हाथ दिया तो मैंने रोक ली गाड़ी। तो मैं कहा बाबा कहाँ जाना है? बोला आगे जाना है थोड़ा सा। तो आगे जाने के लिए मैंने उनको बिठाया और बैठते ही मैं कहा बाबा कैसे कुछ परेशान से नज़र आ रहे हो? तो उन्होंने जो व्यथा सुनाई वो मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख करने वाली थी। उन्होंने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों ही घर में नहीं रखना चाहते। और अभी पिछले दिनों आपने भी उसको कवर किया था, फरीदाबाद प्रशासन सेक्टर 12 में एक महिला बुजुर्ग बैठ गई थी, उनके भी ऐसे ही केस थे। तो इसके लिए हमने एक वृद्ध सेवा केंद्र, आशा सदन हम इसको बना रहे हैं फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में। और उसमें हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वहाँ पर आएँ और हमारी मदद करें। अभी हमने करीब 250 गज उसकी जगह ली है और उसको बनाने का खर्चा हमारा लगभग 50 लाख है। ये हमने उसके लिए एक ब्रोशर बनाया है और वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग होगी, ये हमने उसके नक्शा बना लिया है, ये एग्रीमेंट है, भूमि पूजन भी हो चुकी है, लगभग 50 लाख रुपए का उसमें खर्चा है। तो उसमें जो भी हमको जिस भी तरीके से सहयोग करता है उनको पूरा मान सम्मान भी मिलेगा।
तो ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट इसके है। लिए आपने जिला प्रशासन से मदद मांगने की कोशिश की या सरकार तक ये बात पहुंचाई कि हम इस तरह का एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हेल्प करती है, मदद करती है। हाँ, हमने एप्लीकेशन तो लगा दी है, जिला प्रशासन को दे दी है, और एक पहले काफ़ी दी थी, अभी सोमवार को अगले फिर से दोबारा से देंगे, तो देखते हैं। पर फरीदाबाद शहर, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे शिक्षाविद, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, और आज के दौर में जिस तरीके से जो संस्था वास्तव में काम करती है, और आप जैसे पत्रकारिता, जो सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचेगी, तो मुझे लगता है कि अब हमें ज़रूर इसमें फंड रेजिंग करने में आसानी होगी। जी जी जी। तो और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हों आपके, और कोई आप बात बताना चाहें? उसमें हमने अभी जैसा मैंने बताया था कि एक हम हर 2 अक्टूबर को एक ड्राइंग कंपटीशन करते थे। क्योंकि बच्चों के अंदर मुझे लगता है कि एक बड़े को ढालना, समझाना, उसके बनिस्बत अगर आप एक छोटे बच्चे को समझाते हो वो ज़्यादा, क्योंकि वही देश के भविष्य हैं। तो कई बार बच्चों के अंदर बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभा होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। तो उसके लिए हम फरीदाबाद में पिछले कई सालों से 2 अक्टूबर को एक ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं, चित्रकला प्रतियोगिता, जिसमें हजारों बच्चे भाग लेते हैं। पिछली बार हमने राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में करवाया था, जहां पर लगभग 6000 से ज़्यादा बच्चे आए थे। अभी 2019 में भी हमने सेक्टर 12 में करवाया था। अब ये कोरोना का काल आ गया था, तो अगले साल उम्मीद है करेंगे। इसके साथ साथ हम पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आपने बीके चौक से, जब हम हार्डवेयर चौक की तरफ जाते हैं, जो बीच में पाथ है, वहाँ पर हमने पेड़ लगा रखे हैं, और जो कि बड़े हो रहे हैं जी। तो इस तरह से हम धीरे धीरे लगातार काम करते रहते हैं। शासन से, प्रशासन से काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। आप जैसे मीडिया हाउस का हमें समर्थन मिलता है, तो हमें लगता है कि हम धीरे धीरे लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए जरूर कामयाब होंगे। परवेश जी, काम करते करते नौकरी भी करते हैं, परिवार भी देखना होता है, साथ साथ में सामाजिक कार्य भी आप कर रहे हैं। कई बार मन अंदर से भी थोड़ा अशांत सा भी हो जाता है ना, और थक जाता है। तो उस समय आपको प्रेरणा कैसे मिलती है? कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेट कैसे करते हैं? बिल्कुल, बहुत वो कहते हैं ना, दिल की बात कर दी आपने। कई बार थक जाते हैं लगातार काम करते हुए, जबकि आपको पता है कि कुछ नहीं मिल रहा है, निस्वार्थ भाव से। लेकिन जो आप किसी की जब आप सेवा करते हैं, और जब वो आशीष मिलते हैं, जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो वो जो एनर्जी है, वो जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो बहुत है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ जो 400 वॉलंटियर जो जुड़े हुए हैं, हमारे जो अभी प्रेसिडेंट हैं विपिन शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट के हैं विवेक गौतम जी, और महिला अध्यक्ष हैं हमारी सुनीता रानी जी, और जितने और साथी हैं, सभी निस्वार्थ भाव से जब काम करते हैं, तो वो एक मोटिवेशन बहुत मिलती है। दूसरा, जब कभी भी हिम्मत थोड़ा सा डगमगाने लगती है, तो आप इस फरीदाबाद शहर में हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप जैसे भाइयों के पास फ़ोन कर लेते हैं, थोड़ा सा हिम्मत और बढ़ जाती है। जी। तो इस तरह से बस चलता रहता है। तो आप हमारे साथ परवेश जी, जिनसे बहुत मज़ा आया बात करके आज कई सारे मुद्दों पर, उनको व्यक्तिगत रूप से भी हमने जानने की कोशिश की, ताकि सभी दर्शकों को ये पता चल सके कि परवेश मलिक जी आखिर हैं कौन, करते क्या हैं, उनका डेली रूटीन क्या है। और हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ के प्रति संवेदनशील तो होते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, लेकिन हम घर में बैठे रहें, हमें रोड पे ना जाना पड़े। ऐसे कुछ लोग हैं जो संवेदनशील तो हैं, लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, काम करते हैं। पिछला 1 वर्ष 2020 लगभग हमारा कोरोना काल में चला गया, जिस समय हम सब घरों में बैठे थे, कोई काम नहीं थे, लोगों के रोज़गार चले गए थे, तब भी ये लोग, इनके वॉलंटियर्स सड़कों पर आके लोगों को खाना खिला रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी को राशन बांट रहे हैं, प्रशासन के साथ में भी मिलके काम कर रहे हैं। तो हम सबको
मैं ये नहीं कहता कि सभी समाज सेवा में उतर जाएं, लेकिन हम हर किसी इंसान को, हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समाज के लिए भी समय निकालना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो अभी प्रवेश मलिक जी की जो मिशन जागृति संस्था है, उनका एक प्रोजेक्ट उन्होंने भी हमें बताया, आशा सदन, जो कि वो बुजुर्गों के लिए बनाना चाहते हैं। ज़मीन उनकी अलाउट हो गई है, उनको उसका निर्माण के लिए 50 लाख की रकम की आवश्यकता है। तो मैं शहर के उद्योगपतियों से, शहर के जितने भी मौजूद लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास धनराशि है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो छोटा अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो उनसे इनको सहयोग मिलेगा। तो किसी भी रूप में मिशन जागृति संस्था का सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू जी।